हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश जेबीटी और टीजीटी कमीशन 2025 एग्जामिनेशन जल्द ही कंडक्ट हो जाएगा। टीजीटी कमीशन 15 और 25 दिसंबर को एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, मेडिकल और नॉन मेडिकल के। जेबीटी के भी जल्द ही एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, तो समय काफ़ी लिमिटेड है। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से रहेंगे। ये क्वेश्चंस जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ गांधीज फॉलोवर वर सिलेक्टेड टू गो ऑन द मार्च टू दांडी। गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा के में जाने के लिए चुने गए थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जब की थी, दांडी मार्च जब किया था, उसमें 78 अनुयायी उनके साथ थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। दांडी मार्च शुरू किया था महात्मा गांधी ने 12 मार्च को। 12 मार्च 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी ने, और 24 दिनों में 24 दिन तक ये यात्रा चली। इसमें 240 किलोमीटर का सफर तय किया उन्होंने पैदल यात्रा करके, 240 किलोमीटर्स। और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। ओके, दांडी नाम है जगह का, वहां पहुंचे। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने समुद्र तट में नमक बनाकर जो है कानून तोड़ दिया। जो नमक के ऊपर टैक्स था, नमक के ऊपर पैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, उस नमक कानून को यहाँ पे तोड़ा। देखिए, महात्मा गांधी की अगर बात करें, महात्मा गांधी ने एक साप्ताहिक पत्रिका या पत्र जारी किया था। साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी ने एक शुरू की थी, जिसका नाम था हरिजन। कब की थी? 1933 में। ओके, 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस। कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी? मोहम्मद अली जिन्ना ने क्विट की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नागपुर अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, कांग्रेस पार्टी को। नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में। ओके, 1920 में, 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ एनी बेसेंट और बीसी पाल, इन लोगों ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया था। ओके, कांग्रेस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ओके, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो गया अधिवेशन दिया है, गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। इसमें गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सी आर दास ने। सी आर दास ने। ओके, सी आर दास कौन थे? देखिए, सी आर दास जो है, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ओके, सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, राजनीतिक गुरु सी आर दास। सी आर दास ने ही 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। ओके, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास ने की थी। और ये जो लाहौर अधिवेशन दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, 1929 में। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। ओके, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था, ये पारित किया गया था। इससे पहले 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी सी आर दास ने ही की थी। ओके, जिन्होंने 2022 में गए अधिवेशन की अध्यक्षता की, उससे पहले अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी सी आर दास ने ही की थी। एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन जो कि है कानपुर अधिवेशन, जिसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। देखिए, कानपुर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था, आपको ध्यान रखना है। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कानपुर अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन था, इसमें सरोजनी नायडू ने इस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये पहली भारतीय, प्रथम
भारतीय महिला बनी थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ओके, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ओके, 1925 में। इससे पहले भी महिला अध्यक्ष रह चुकी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। वो कौन थी? 1917 का अधिवेशन याद करो। 1917 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, ओके। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये पहली महिला थी, ये फॉरेनर थी एनी बेसेंट, आयरिश महिला थी। लेकिन जब बात आती है भारतीय महिला की, तो 1925 का अधिवेशन, कौन सा? कानपुर अधिवेशन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड कर दिया। और ये जो अहमदाबाद अधिवेशन जिसकी मैंने बताया, सी आर दास अध्यक्ष थे। सी आर दास अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन सी आर दास उस समय जेल में थे, जिस कारण से हकीम अजमल को अध्यक्षता करने का जो है जिम्मा सौंपा गया था, यानी हकीम अजमल को अध्यक्ष बनाया गया था अहमदाबाद अधिवेशन का 1921 में, क्योंकि सी आर दास जेल में थे। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। प्रश्न है, ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ, ग्रेनाइट किसका एक रूप है? ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक है, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आग्नेय चट्टानों का एक रूप है ग्रेनाइट, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब पृथ्वी के अंदर आपको पता है कि बहुत गर्म जो है लिक्विड फॉर्म में मैग्मा होता है, ओके, जिसे मैग्मा कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में एक पदार्थ होता है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में होता है। जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जब वो मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, तो उससे ग्रेनाइट बनता है। ग्रेनाइट एक बहुत हार्ड और चमकदार जो है एक चट्टान का रूप है, ओके। अब ग्रेनाइट का यूज फर्श में भी होता है, किचन में, ओके, मूर्तियां बनाने में, इन सब चीजों में ग्रेनाइट का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी? देखिए, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ना ही नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में तो नाइट्रोजन ही है हमारे एनवायरमेंट में, हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक पॉइजनस गैस तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ये पृथ्वी के वातावरण की गर्मी को रोक लेती है, जिससे एक ग्रीन हाउस फॉर्म होता है, जिस कारण से ये गैस डेंजरस हो जाती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, ओके। CO2 गर्मी को रोक लेता है, जिससे ग्रीन हाउस बनती है, ओके, इसलिए CO2 इज ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज हाईएस्ट एट, समुद्री जल की लवणता, यानी जो समुद्री जल का खारापन होता है वो अधिकतम होता है, कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे, पोल्स पे, ट्रॉपिक्स पे, या एनक्लोज्ड सीज में? ट्रॉपिक्स पे ज्यादा समुद्र का पानी खारा होता है। कारण क्या है? जैसे ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे बारिश कम होती है, टेम्परेचर हाई रहता है। जब टेम्परेचर हाई रहता है तो इवेपोरेशन के कारण जो है पानी उड़ जाता है, ओके, तो सॉल्ट तो वहीं पे रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा, जिस कारण से लवण की मात्रा बढ़ जाती है, ओके, ये रीजन है, इसलिए यहाँ पे समुद्र का पानी खारा होता है ट्रॉपिक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रूलर हु डिफीटेड द इंग्लिश इन द अर्ली स्टेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज, भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक कौन था? ब्रिटिशर्स को अर्ली स्टेज में हराने वाला भारतीय रूलर था हैदर अली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हैदर अली। हैदर अली ये भारतीय शासक था। ये कहाँ का शासक था? ये मैसूर राज्य का शासक था, मैसूर साम्राज्य का शासक था। इन्होंने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि हुआ था 1767 1769 में, ये युद्ध लड़ा था, आंग्ल मैसूर युद्ध। इस दौरान इन्होंने, हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। ऑप्शन में रणजीत सिंह दिया है, महाराणा रणजीत सिंह, इन्होंने पंजाब को यूनाइट करने का काम किया। रणजीत सिंह को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ गवर्नर ऑफ बहादुर शाह? किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? नाना साहब ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नाना साहब। नाना साहब ने बहादुर शाह जफर के अधीन
विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए खुद को भारत का गवर्नर घोषित किया था। ओके, नाना साहिब ने कानपुर में ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी थी 1857 के विद्रोह में। ओके, कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा संभाला था। इसके अलावा ये जो ऑप्शन में खान बहादुर खान दिया है, खान बहादुर खान ने बरेली क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तांत्या टोपे ने ग्वालियर में। ओके, तांत्या टोपे ध्यान रखें, ग्वालियर। और बख्त खान, जिनका पूरा नाम जनरल बख्त खान के नाम से जाना था, जनरल बख्त खान ने दिल्ली में नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। ओके, दिल्ली में बख्त खान ने, बरेली में खान बहादुर खान ने, नाना साहब ने कानपुर में और तांत्या टोपे ने ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार में कुंवर सिंह ने। ओके, बिहार में किसने किया था? बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। और झांसी में किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व? झांसी में किसने किया था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन थी वो महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता, नेशनलिस्ट लीडर कौन था? फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे ये। ओके, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। ये नेशनलिस्ट थे। बंबई में ये अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सुचेता कृपलानी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इन्होंने 1963 में, ओके, एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 2 अक्टूबर 1963 में, 1963 में उत्तर प्रदेश उस समय उसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ओके, सुचिता कृपलानी ने 1963 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री रही, अमृत कौर। ओके, राजकुमारी अमृत कौर, ये पहली स्वास्थ्य मंत्री थी इंडिपेंडेंट इंडिया में। ओके, यूनियन गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस में, यूएन में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ओके, यूएन में प्रेसिडेंट बनने वाली फर्स्ट वुमेन, ओके, विजय लक्ष्मी पंडित। पूरे विश्व में पहली यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी, विश्व की पहली महिला थी ये विजय लक्ष्मी पंडित। ये भारतीय संविधान सभा की अध्यक्ष भी रही थी। ओके, सदस्य, संविधान सभा जो थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसमें ये मेंबर थी विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय। यहाँ पे वॉज होना चाहिए क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन पास्ट में जा चुका है। प्लानिंग कमीशन को, यानी जो 5 ईयर प्लान है उसको नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। तो जो 5 ईयर प्लान होता था भारत में, उसको अप्रूवल मिलता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। नीति आयोग 2015 में गठित हुआ। इसके चेयरपर्सन होते हैं PM ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है? अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के द्वारा डिक्लेयर होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में अभी एक भी बार नहीं लगी है। आर्टिकल 360 संबंधित है वित्तीय आपातकाल से, फाइनेंशियल इमरजेंसी से। मेजर 3 प्रकार के जो है इमरजेंसी है, आपातकाल है 3 प्रकार के। एक तो वित्तीय आपातकाल हो गया, एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी,
नेशनल इमरजेंसी। ओके, और दूसरी प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल लगता है, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी शॉर्टकट में लिखा। नेशनल इमरजेंसी लगती है पूरे देश में। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे हिंदी में कहते हैं, जब देश की सुरक्षा खतरे में हो तब नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के तहत। ओके, आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 संबंधित है नेशनल इमरजेंसी से। ओके, पूरे देश में इमरजेंसी लागू की जाती है। जब कोई बाहरी आक्रमण हो, जैसे वॉर वगैरह की सिचुएशन हो, तो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा लगाई जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी भारत में मेनली 3 बार लगी है। कब कब लगी है? एक तो 1962 में, 1962 में चाइना वॉर के दौरान लगी थी, और 1971 में इंडो पाक वॉर जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, और 1975 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जो इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देकर इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगवाई थी, ये 3 इमरजेंसी लगी है भारत में, नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद आता है स्टेट इमरजेंसी है, जिसे मेनली प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट्स रूल, यानी राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन जब लगता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के तहत जब किसी राज्य में संवैधानिक जो व्यवस्था है वो विफल हो जाए, यानी कोई राज्य सही से काम नहीं कर पा रहा हो, वो विफल हो जाए, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस क्षेत्र विशेष में, उस क्षेत्र में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता है। ये प्रेसिडेंट की पावर है। ओके, आर्टिकल 356 के तहत किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इसके बाद आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 360 के तहत जब देश में आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। भारत में भी एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में अंत स्थापित किया? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A कहता है कि कोई भी बच्चा है जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है, इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ये राज्य का कर्तव्य है। ओके, अब ये आर्टिकल 21A में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 6वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002। और ये राइट टू एजुकेशन, जिसे RTE के नाम से जाना जाता है, राइट टू एजुकेशन, ये लागू हुआ, इम्पोज हुआ, ये लागू हुआ ये 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवोल्यूशन का आह्वान किसने दिया? MS स्वामीनाथन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। MS स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रिवोल्यूशन का आह्वान दिया था। इन्हें भारत के ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक भी कहा जाता है इन्हें। ओके, ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन में APJ अब्दुल कलाम दिया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे थे 2002 से 2007 के बीच। ओके, 2002 से 2007 के बीच का टेन्योर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल परियोजना में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसरो के साथ भी इन्होंने काम किया। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, लोकसभा स्पीकर जो है, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा।
नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पूछा था अपॉइंट्स इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नहीं की जाती है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एमपीज के इंटरनल इलेक्शन के द्वारा ही यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है? हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज ऑलवेज कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी का जो पद होता है ये हाईएस्ट सिविल सर्वेंट का पद है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक होता है, ये सीनियर मोस्ट रैंक है। ऑप्शन में अटॉर्नी जनरल दिया गया है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर होता है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये क्या है? लीगल एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। कौन से आर्टिकल के अंडर? अंडर आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का काम होता है सरकार को कानूनी सलाह देना। ओके, और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना, गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रतिनिधित्व करना। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, व्हाट वाज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर वोटिंग व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड? जब भारतीय संविधान बना था उस समय मतदाता बनने के लिए आयु सीमा क्या थी? 19 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 17 वर्ष? कितनी मिनिमम एज चाहिए होती थी मतदाता बनने के लिए, यानी वोटिंग के लिए, जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बना था? वर्तमान में तो 18 साल है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस समय कितनी थी? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे। अगर आपका कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, या कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सएप अब सभी यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सअप चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो क्विक नोटिफिकेशन होती है, एकदम से सबसे पहले हम इन्हीं चैनल्स पे डालते हैं। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। हिमाचल जी के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमने। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।